नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर गजब एकेडमी में। यूपी टेट 2026 सीडीपी की क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आ चुकी है और मैथ की क्लास भी चल रही है गजब एकेडमी पर। हिंदी भी की क्लास भी चल रही है, तो आप वहां पर जाकर हिंदी मैथ सीडीपी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 2, 3, 4 जुलाई को जो पेपर होने वाला है उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें चलाई जा रही हैं। आज जो है हम जीन पियाजे को पूरी तरीके से एक ही क्लास में निपटाएंगे। जीन पियाजे के जितने सिद्धांत हैं और जो भी उनकी कहानी है वो ये आप समझिए यूपी टेट में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस क्लास से। इस क्लास से आपको 4 से 5 नंबर मिलने वाले हैं। जीन पियाजे से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसी क्लास में आप सब सीखेंगे और समझेंगे बहुत ही आसान और सरल भाषा में। चलिए देखते हैं। जीन पियाजे आपको बता दें कि ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं। तो जीन पियाजे जो इनका कथन है कि जैसे इनके अनुसार बच्चे का मानसिक विकास चरणों में होता है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे का जो मानसिक विकास होता है, संज्ञानात्मक जो विकास होता है, वो अनेक चरणों में होता है, एक चरण में नहीं होता है। उसके अनेक चरण होते हैं बच्चे के मानसिक विकास के लिए। और आगे क्या कहते हैं कि बच्चा अपने अनुभवों और वातावरण के साथ अंतः क्रिया करके ज्ञान का निर्माण करता है। ये आ जाएगा, कथन में पूछा जाएगा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। तो जीन पियाजे जी कहते हैं कि बच्चा अपने अनुभवों और वातावरण के साथ अंतः क्रिया करके ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। यानी बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण वातावरण के साथ, आस पड़ोस समाज में रहकर अंतः क्रिया के द्वारा, अपने खुद किए हुए कार्यों के द्वारा, गलत सही जो भी है, बच्चा जो कुछ भी कर रहा है उसको कुछ न कुछ सीख ही मिल रही है। ये कहना चाह रहे हैं कौन? आपके वैज्ञानिक ये हैं, ये जीन पियाजे। उसके बाद और क्या कहते हैं? बच्चे जो हैं संसार के बारे में अपनी समझ की रचना स्वयं करते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो हैं संसार के बारे में अपनी समझ की रचना स्वयं करते हैं। स्वयं करने का मतलब जब वो बच्चे हैं तो वो सोच सकते हैं कि संसार ऐसा है, लोग ऐसे हैं, दुनिया ऐसी है। वो अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं। उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, कैसा सोच रहा है। तो ये भी कथन जो है जीन पियाजे का है। ये भी कथन जो है जीन पियाजे का है। उसके बाद ये बात आप समझ गए होंगे। आगे देखिए पियाजे के सिद्धांत क्या है। स्कीमा, ये जो स्कीमा है, ये स्कीमा क्या है? ज्ञान और अनुभव को व्यवस्थित करने की मानसिक संरचना को स्कीमा कहते हैं। बच्चा जो भी ज्ञान और समाज में रहकर जो अनुभव एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है, उनके वो जितने भी अनुभव हैं उनको अपने माइंड में सेट करता है। तो यानी एक तरह का वो पैकेट तैयार करता है अनुभवों का, उसे स्कीमा कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। ये होता है स्कीमा। जैसे बच्चा गाय को देखकर 4 पैरों वाले जानवर की एक छवि बना लेता है। बच्चे ने गाय को देखा, अब उसने देखा कि गाय के 4 पैर हैं, गाय के 4 पैर हैं, और यही चीज उसके दिमाग में, उसके स्कीमा में फीड हो गई, सेट हो गई। अब वो अगर भैंस भी देख रहा है तो वो ये नहीं समझ रहा भैंस, वो जान रहा है ये गाय है। क्यों गाय है? क्योंकि इसके 4 पैर हैं। अच्छा, उसके स्कीमा में पैकेट बन चुका है, वो सिस्टमेटिक तरीके से उसको सेट कर लिया है उसने। तो इस वजह से अब उसको जितने भी 4 पैर वाले जानवर दिखाई देंगे, कुत्ता दिखाई देंगे,
बकरियां दिखाई देंगी, तो उसको गाय लगी, क्योंकि बताया गया है कि ये गाय है, और उसने देखा कि जब 4 पैर वाले जो होते हैं वो गाय होते हैं, तो जितने भी 4 पैर वाले हैं उसको सब गाय ही नजर आएंगे। तो ये इसके स्कीमा में फीड हो चुका है पूरी तरीके से। उसके बाद आगे क्या है देखिएगा, आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, नए अनुभव को पुराने ज्ञान में जोड़ना, नए अनुभव को पुराने ज्ञान में जोड़ना। जैसे बच्चा घोड़े को भी गाय समझ लेता है क्योंकि दोनों 4 पैर वाले हैं। घोड़ा है, ये पुराना ज्ञान है, और ये गाय, 4 पैर इसके भी हैं, 4 पैर इसके भी हैं। अब ये जो घोड़ा है इसके 4 पैर हैं, अब बच्चे को पता है कि इसके 4 पैर हैं, ये घोड़ा है, इसको गाय नजर आई, अब इस गाय को भी ये घोड़ा समझ रहा है, गाय को भी ये घोड़ा समझ रहा है। वो इसलिए समझ रहा है कि इसके 4 पैर हैं। तो इसने क्या किया, नए अनुभव को जो है पुराने ज्ञान में भी जोड़ लिया। इसको इस बात से कोई मतलब नहीं है इस बच्चे को कि ये गलत है कि सही। उसको ये लग रहा है कि 4 पैर हैं तो ये घोड़ा ही होगा, घोड़ा ही है, और इसको जो है अपने पुराने अनुभव में नया अनुभव उसने जोड़ लिया कि जो है 4 पैर वाले जो होते हैं वो सब घोड़े ही होते हैं। ये बात समझ में आपकी आ गई होगी। उसके बाद ये 10 मिनट की क्लास जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, 4 से 5 नंबर आपको दिला के जाएगी, ये कंफर्म है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा 1-2 बार। समायोजन क्या है, एक्यूमुलेशन, समायोजन क्या है? तो देखिए पुराने ज्ञान में परिवर्तन करके नए ज्ञान को स्वीकार करना, पुराने ज्ञान में परिवर्तन करके नए ज्ञान को स्वीकार करना, ये क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। जैसे बच्चा सीख जाता है कि गाय और घोड़ा अलग अलग जानवर, बच्चा सीख जाता है कि गाय और घोड़ा अलग अलग हैं। अभी तक वो जो है गाय और घोड़े में उसको फर्क नहीं पता था, वो ये देख रहा था कि 4 पैर इसके भी हैं, 4 पैर इसके भी हैं, 4 पैर वाले जानवर को वो घोड़ा ही समझ रहा था। लेकिन अब वो समायोजन कर रहा है, अब वो ये सीख चुका है कि 4 पैर वाले जानवर सभी घोड़े या सभी गाय नहीं होते। बच्चा ये सीख गया है कि घोड़ा अलग है और गाय अलग है। तो इसको क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। यानी पुराने ज्ञान में परिवर्तन करके नए अनुभव को जोड़ना, ये समायोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। और अभी आत्मसातीकरण क्या पढ़ा हमने, नए अनुभव को पुराने ज्ञान में जोड़ना, ये आत्मसातीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण। पुराने अनुभव में नए अनुभव को जोड़ना, ये आत्मसातीकरण कहलाता है। और पुराना जो अनुभव है वो नए अनुभव से परिवर्तन करना, ये क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। यानी पुराने ज्ञान में परिवर्तन करके नए अनुभव को स्वीकार कर लेना, ये भैया समायोजन कहलाता है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद संतुलन क्या होता है, देखिए संतुलन क्या होता है। आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच, आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करना। क्या स्थापित करना, संतुलन स्थापित करना। देखिए आत्मसातीकरण और समायोजन, आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है संतुलन कहलाता है। यानी ये बच्चा पूरी तरीके से सीख गया है कि जो है गाय गाय होती है, घोड़ा घोड़ा होता है, और जो चीज हमने देखा है तो 4 पैर वाला जितने भी जानवर हैं सब गाय या घोड़े ही नहीं हो सकते। इसके बाद अब हम लोग जीन पियाजे के 4 चरण देखते हैं। कौन से हैं 4 चरण, 4 चरण देखते हैं।
देखिए, पहला चरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला चरण है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था। अभी ऊपर जो आप पढ़ के आए हो, आत्मसातीकरण पढ़ लिया और समझ लिया, और समायोजन क्या होता है ये पढ़ लिया, संतुलन पढ़ लिया, और उसके ऊपर स्कीमा पढ़ लिया आपने। ये जो पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बस पढ़ना है और ये समझना है कि स्कीमा में क्या होता है, आत्मसातीकरण में क्या होता है, बच्चा क्या क्या क्रिया प्रतिक्रिया करता है, समायोजन में क्या करता है, और संतुलन में क्या करता है। तो अब हम आ गए हैं जीन पियाजे के जो 4 चरण हैं उनमें से संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। 0 से 2 वर्ष का बच्चा इसमें होता है। संवेदी गामक अवस्था में क्या कहते हैं जीन पियाजे कि बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं द्वारा सीखता है। बच्चा जो है इंद्रियों और क्रियाओं द्वारा सीखता है। इंद्रियां यानी नाक, कान, आंख से निरीक्षण करके सीखता है। पकड़ना, ऐंचना, ऐंठना, देखना। अब कान पकड़ के ऐंच रहा तो उसको लग रहा, तो उसको आभास हो रहा कि ज्यादा तेज पकड़ेंगे तो लग जाएगा, धीरे पकड़े थे तो नहीं लगा था। ये चीज है। अगर उसने कान टच किया तो उसको लग रहा है कि हमने कान को टच किया है, तो कान ही टच हो रहा है, आंख नहीं टच हो पा रही है। तो ये चीज जो है बच्चे को समझ में आ रही है। ये एज क्या है, 0 से 2 वर्ष की एज है, संवेदी गामक अवस्था है। और क्या बताते हैं जीन पियाजे, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंट का विकास हो जाता है बच्चे में। बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है। बच्चा जो है अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है। कैसे, यदि कोई वस्तु दिखाई नहीं देती तब भी वह मौजूद है, यह समझ विकसित हो जाती है। बच्चे को अगर हमने दिखा दिया कि बच्चे को कि बेटा ये कुत्ता है, और अगले दिन कुत्ता नहीं हुआ और हमने मुंह से बोला कुत्ता, तो वो समझ जाएगा कुत्ता यहीं कहीं है। कुत्ते की इमेज उसके माइंड में पूरी तरीके से सेट होती है पहले से, यानी स्कीमा बनाए रखता है वो, तो जान जाता है कि कुत्ता ऐसा होता है, 4 पैर हैं उसके, ये चीज है। तो यदि कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है तब भी वह बच्चा समझता है कि वह वस्तु यहाँ पर मौजूद है। यह समझ विकसित हो जाती है। यह समझ कब विकसित होती है, संवेगी गामक अवस्था में, 0 से 2 वर्ष की एज में। और बच्चा क्या क्रियाएं करता है, चूसना, पकड़ना, जिनका उपयोग बच्चा परिवेश का पता लगाने में करता है। वो हर प्रकार की एक्टिविटी करता रहता है, तो वो कोई गलत क्रियाएं नहीं है, वो बच्चा कुछ न कुछ जो है सीख ही रहा होता है। इसके बाद अगली स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, भाषा का तेजी से विकास होने लगता है। इस अवस्था में बच्चे की भाषा का विकास शुरू हो जाता है। प्रतीकों का प्रयोग करना बच्चा जान जाता है, प्रतीकों का प्रयोग करना। आत्म केंद्रिता पाई जाती है बच्चे में। क्वेश्चन आ जाता है कि आत्म केंद्रिता किस अवस्था में पाई जाती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आत्म केंद्रिता बच्चे में आ जाती है। क्या कि दूसरों के दृष्टिकोण समझने में कठिनाई होती है बच्चे को, बच्चा समझ नहीं पाता है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। वह हर बात को अपनी दृष्टिकोण से देखता है। उसे यह लगता है कि मैं जो देख रहा हूं वही सभी लोग देख रहे हैं, जो हमको दिखाई पड़ रहा है वही सभी को भी दिखाई पड़ रहा है। यानी उसको ये आभास नहीं होता है कि हमारी नजर और दूसरों की नजर में फर्क है, वो बच्चा ये नहीं जान पा रहा है। यानी संरक्षण की अवधारणा विकसित नहीं होती। संरक्षण की अवधारणा जो है बच्चे में विकसित नहीं होती। बच्चा यह समझ नहीं पाता है कि किसी वस्तु की मात्रा, संख्या, द्रव्यमान, उसका रूप बदलने से उसका मान नहीं बदलता। यानी एक गिलास से दूसरे पतले लंबे गिलास में पानी डालने से बच्चे को लगता है कि लंबे गिलास में पानी की मात्रा अधिक है,
यानी एक गिलास है, ये गिलास है, 1 लीटर पानी इसमें डाल दिया, और एक ये गिलास है, ये गिलास है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसमें भी 1 लीटर पानी है, लेकिन बच्चा कह रहा है इसमें पानी ज़्यादा है। ये समझ अभी बच्चे के अंदर विकसित नहीं हो पाई है, यानी संरक्षण की अवधारणा विकसित नहीं हो पाई है। आप समझ गए होंगे। उसके बाद तीसरी स्टेज क्या कहती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। बच्चा इस अवस्था में तार्किक चिंतन करने लगता है, वो भी उन वस्तुओं पे जो वस्तुएं सामने रखी होती हैं। जो वस्तुएं सामने रखी हैं, दिखाई पड़ रही हैं, उनमें बच्चा तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है, संरक्षण का सिद्धांत समझने लगता है, और उसमें पलटावीकरण, रिवर्सिबिलिटी का गुण बच्चे में आ जाता है कि अगर 4 दूना 8 होता है तो 2 चौके 8 ही होगा और कुछ नहीं होगा। यानी रिवर्सिबिलिटी का गुण बच्चे में आ जाता है। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वस्तुओं को उनके समान गुणों के आधार पर समूहों में बांटने लगता है। वर्गीकरण करना भी सीख जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। क्या, किस प्रकार का वर्गीकरण करता है? जैसे सभी लाल रंग की वस्तुओं को एक समूह में रखना, जितनी लाल कलर वाली वस्तुएं हैं उनको एक समूह में, और जितने अदर कलर वाली हैं उनको एक समूह में। बच्चा ये रखना सीख गया है, बच्चा वर्गीकरण करना ये जान गया है। उसके बाद आगे है क्रमबद्धता, सीरिएशन की क्षमता भी विकसित हो जाती है बच्चे के अंदर। क्रमबद्धता की क्षमता भी विकसित हो जाती है। कैसे? कि वस्तुओं को किसी विशेष गुण के आधार पर, वस्तुओं को किसी विशेष गुण के आधार पर, जैसे या तो लंबाई के अकॉर्डिंग, या वजन के अकॉर्डिंग, या आकार के आधार पर छोटे छोटे समूहों में एडजस्ट करना बच्चा सीख जाता है, यानी क्रम में लगाना सीख जाता है। ये क्रमबद्धता बच्चे को आ जाती है, वर्गीकरण भी सीख लेता है और क्रमबद्धता भी सीख लेता है। और वो अवस्था कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। उसके बाद चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 11 से +15 या प्लस उसके आगे की एज का बच्चा इसमें होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में इसमें बच्चा क्या करता है? अमूर्त चिंतन, यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विकसित हो जाती है बच्चे की। बच्चा जो है अब ऐसी वस्तुओं के बारे में भी चिंतन करने लगा है जो उसको दिखाई भी नहीं पड़ती, यानी अमूर्त चीजों पर भी वो जो है अच्छी तरीके से चिंतन करना स्टार्ट कर चुका है बच्चा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पना बनाकर तर्क कर लेता है, यानी वो कल्पना करके जो है तर्क वितर्क करना सीख गया है। समस्या समाधान की क्षमता भी बढ़ती है। जाहिर सी बात है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ गया है, 11 प्लस एज का हो गया है, तो समस्या समाधान की क्षमता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि वो तार्किक और अतार्किक दोनों प्रकार का चिंतन कर रहा है। अमूर्त चिंतन भी कर रहा है, सामने रखी वाली वस्तुओं का तो चिंतन कर ही ले रहा है, अब जो वस्तुएं नहीं भी दिखाई पड़ रही उनका भी वो चिंतन कर ले रहा है। बालकों का चिंतन अधिक लचीला तथा प्रभावी हो जाता है। इस अवस्था में बालकों का जो चिंतन है वो अधिक लचीला, फ्लेक्सिबल तथा प्रभावी हो जाता है। वे किसी भी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से चिंतन करके कर सकते हैं। इस अवस्था में जब बच्चा आ जाता है, वो किसी भी प्रकार की समस्या का हल तार्किक और अतार्किक चिंतन करके जो है समस्या का समाधान वो बच्चा आराम से निकाल सकता है। तो ये 4 इनके चरण थे, और इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, जीन पियाजे की द मोरल जजमेंट
ऑफ द चाइल्ड, ये एक इनकी बहुत फेमस किताब है। और दूसरी है इनकी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। फिर है तीसरी द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। ये जो इम्पोर्टेंट बुक है उनकी, ये 3 इम्पोर्टेंट बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको जो है इस क्लास में हमने शामिल किया है। तो ये थे जीन पियाजे, जिनके बारे में आपने देखा, पढ़ा, और एक बार अगर आप हल्की नज़र मार लेंगे तो क्वेश्चन बचकर जा नहीं सकता है किसी भी कंडीशन में। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।